Hello everyone, how are you all doing? This is Komal. Come up with a new video of the story of village Palampur, class 9th. So students, we have discussed 3 videos before this. We have discussed that what is the story of village Palampur, what Palampur village contains, what is economics, what are the main activities of Palampur, for example agriculture, farming, dairy, transport and manufacturing, and most of the people depend on farming in the village Palampur. We have discussed some important points also, and we have discussed that what are factors of production: land, labor, physical capital, raw material and money, and human capital. So these all 4 factors we have discussed, which are very important for any kind of production. Fine students, now we have come up with the next part of this video, that what is fixed capital and what is working capital. So students, let us see here: tools, machines, buildings, these are fixed capital. फिक्स्ड कैपिटल बेटा वो होती है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई टूल्स खरीदे, आपने कोई मशीनरी खरीदी, आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली, तो वो जो रहती है आपकी हमेशा लाइफ टाइम के लिए फिक्स्ड कैपिटल आपकी हो जाती है, वो आपकी एक फिक्स पूंजी हो जाती है जो कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मीन्स आपकी ख़त्म नहीं होती है वो चीज़ें कभी भी। अब वर्किंग कैपिटल वो होती है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई चीज़ खरीद ली, आपने रॉ मटेरियल ख़रीद लिया, आपके पास कुछ पैसा है कैश में, तो वो चीज़ें जो है वो आपकी ख़त्म हो सकती हैं। रॉ मटेरियल्स का आप यूज़ करके कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा एक बार में। और मनी इन हैंड, मान लो आपके पास आज 1000 रुपीज़ हैं या 20,000 रुपीज़ हैं या 50,000 रुपीज़ हैं, तो आपने प्रोडक्शन में कुछ ख़रीदने के लिए कोई अपने पैसों को यूज़ कर लिया, तो वो क्या हो गई, आपकी वर्किंग कैपिटल हो गई। और फिर वो पैसे जो आपके ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए उन्हें हम फिक्स कैपिटल नहीं कहते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के बहुत काम आती हैं। तो ये था फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस। नाउ स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम कि इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब मैं आपको ये बताती हूँ इसमें कि हेक्टेयर क्या होता है। हेक्टेयर होता है, इट्स ए यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड। हेक्टेयर की बात करें हम कि हिंदी में हम लोग इसे बीघा भी कहते हैं, जिसमें हम एक पर्टिकुलर यूनिट को, लैंड की यूनिट को मेजर करते हैं, नापते हैं कि कितनी फसल उग सकती है इसमें, तो उसे हम बोलते हैं हेक्टेयर। अब क्वेश्चन अराइजेज हेयर दैट इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या एक किसान एक लैंड पे एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकता है एक ही समय में? तो इसका आंसर है यस। अब बात करते हैं कैसे। देखिए, इसमें ये बताया हुआ है आपको कि 2 तरह के जो हमारे सीजन्स होते हैं, जैसे रेनी सीज़न और एक विंटर सीज़न। अब रेनी सीज़न में हम खरीफ क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा एट्सेट्रा। और रबी सीज़न, विंटर सीज़न में हम रबी क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे वीट एट्सेट्रा। तो अब इन दोनों ही क्रॉप्स को उगाने के लिए हमें किस चीज़ की सबसे मेन ज़रूरत होती है? इरिगेशन की। ठीक है। अब पहले के टाइम में क्या होता था स्टूडेंट्स, जो इरिगेशन होती थी, जो वेज होते थे इरिगेशन करने के, वो क्या होता था कि फार्मर जो है वो व्हील का यूज़ करके तो एक बाल्टी भर लेते थे पानी की, और उससे वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ का यूज़ करते थे। बट आज के टाइम में वो चीज़ क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई है। जो इरिगेशन जो है आज के टाइम में, वो फार्मर्स क्या करते हैं, अपने ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हम इरिगेशन सिस्टम के बारे में हमने ये पढ़ा है इस चैप्टर में कि जो फार्मर्स हैं आज के टाइम में, वो अपने फील्ड में ट्यूबवेल्स के ज़रिए क्या करते हैं, इरिगेशन यानी कि पानी लगाते हैं अपने खेतों में। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें हमने ये पढ़ा कि हेक्टेयर क्या होता है, इरिगेशन सिस्टम क्या है, और रेनी सीज़न और विंटर सीज़न में हम कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं। और इसमें हमने ये भी देखा कि हम रेनी सीज़न में ज्वार, बाजरा और विंटर सीज़न में वीट। तो इसका मतलब ये है कि फार्मर्स जो हैं वो एक सीज़न में 2 क्रॉप्स भी उगा सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, फार्मर्स यूज्ड
काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि लैंड को यानी कि प्रोडक्शन, वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन का क्या मीनिंग है, कि हम अपनी प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसके दो तरीके होते हैं, पहला होता है मल्टीपल क्रॉपिंग एंड दूसरा होता है यूसेज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब स्टूडेंट्स हम पहले हम पढ़ेंगे कि मल्टीपल वेज कौन से होते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग में गाइज ये होता है कि ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स ऑन सेम लैंड एंड इन सेम सीजन, यानी कि दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स अगर हमने एक ही लैंड के पार्ट पे उगाई है सेम सीज़न में, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। फॉर एग्जांपल बाजरा एंड ज्वार एट्सेट्रा, तो ये दोनों जो हैं वो एक साथ हम उगा सकते हैं। अब आते हैं इसमें क्या होता था गाइज, देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग में पहले क्या करते थे फार्मर्स, काउ डंग और नेचुरल मैन्योर्स का यूज़ करते थे। मींस जो काउ डंग होता था और नेचुरल मैन्योर यानी कि नेचुरल खाद होती थी जो, उसको खेतों में लगाकर मल्टीपल क्रॉपिंग से दो फसलें एक साथ उगा सकते थे। बट आज के टाइम में क्या हो गया है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ हो चुका है बहुत ज़्यादा। अब कैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में देखिए हम ये पढ़ेंगे, यूजिंग HYV फर्टिलाइजर्स, इंक्रीज इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा। आज स्टूडेंट्स क्या होता है, हम HYV सीड्स का यूज़ करते हैं। HYV सीड्स बहुत ही अच्छी टाइप की सीड्स होती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम इसमें फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आज हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, पेस्टिसाइड्स हमारे पास बहुत अच्छे आ चुके हैं आज के टाइम में, और फार्म में हमारे पास मशीनरीज़ भी बहुत अच्छी हैं। तो ये सब चीज़ें कब से आई हैं हमारे पास, 1960s के बाद से। जैसे कि इस पेज में भी देखिए दिया हुआ है, यही सब पढ़ाया गया है इसमें। आगे देखिए अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये सभी चीज़ें शुरू हुई थी कि हाई यील्ड वेराइटी सीड्स यूज़ हुए थे। हाई यील्ड वेराइटी सीड्स यही हैं जो मैंने आपको बताया ऊपर, HYV सीड्स। अब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले क्या होता था कि एक प्लांट पे, जैसे सपोज एक प्लांट ग्रो किया है, उस प्लांट पे क्या होता था, सिर्फ 2 ही क्रॉप्स उग पाती थी, यानी कि एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। बट जब ग्रीन रेवोल्यूशन चला गया, मतलब पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या होने लगा, HYV सीड्स के यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, उसमें सपोज़ एक प्लांट है उसके ऊपर हम 20 ग्रेन्स एक साथ उगा सकते हैं। अब तो HYV सीड्स का यही फ़ायदा है कि पहले क्या होता था, एक अगर प्लांट उग रहा है तो उसके ऊपर 2 ही क्रॉप्स आ पाती थी, लेकिन आज के टाइम में एक प्लांट के ऊपर 20 से ज़्यादा क्रॉप्स आ पाती है। तो उससे क्या होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। बट हेयर केमिकल फर्टिलाइजर, अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं स्टूडेंट्स, देखिए नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं इसके कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गए हैं यहाँ पे, क्योंकि अब देखिए जब हमें अगर हम ज़्यादा HYV सीड्स का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी हमें ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं कि HYV सीड्स, यानी कि जो HYV सीड्स हैं वो सबसे पहले कहाँ पर यूज़ हुए थे, सबसे पहले पंजाब, फिर हरियाणा, फिर वेस्टर्न यूपी। ये इस पैराग्राफ में दिया हुआ है इस पेज पे, पेज नंबर 5 में। Now in Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. With the HYV seeds, the yield went up to 3200 kg per hectare. There was a great increase in the production of wheat. Farmers now had great amounts of surplus wheat to sell in the markets. अब क्या है स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में देखिए, पहले क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया कि हेक्टेयर क्या होता है, 1 बीघा। तो पहले 1 बीघा लैंड पे, यानी कि हमने अभी स्टोरी में हम पालमपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पालमपुर में क्या था, 1 हेक्टेयर लैंड पे हम 1300 kg जो वीट थी वो उगा सकते थे। 1300 किलो वीट 1 हेक्टेयर लैंड पे पहले उगती थी। लेकिन अब क्या होता है, आज के टाइम में 3200 kg पर हेक्टेयर जो वीट है वो उग सकती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि 1300 से डायरेक्ट वो 3200 kg पर हेक्टेयर पे हो गया। तो ये किसकी वजह से है, क्योंकि ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का पालमपुर में आजकल यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि पहले एक प्लांट पे 2 क्रॉप्स उगती थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एक क्रॉप पे 20 ग्रेन्स उग सकती हैं। तो उसी चीज़ का यूज़ करके यहाँ पे 3200
3200 kg पर हेक्टेयर वो लोग अब उगा सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जो अच्छे फार्मर्स हैं, मींस जो काफ़ी रिच फार्मर्स होते हैं, उनके पास क्या होता है कि सरप्लस हो जाता है। सरप्लस क्या होता है स्टूडेंट? सरप्लस वो होता है जैसे कि हमने मान लो कोई क्रॉप्स उगा ली, हमने कोई फार्मिंग कर ली, हमने उस खेती को अपने घर में भी यूज़ कर लिया, हमने उसे मार्केट में सेल भी कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें बच गई हैं, तो उसे हम कहते हैं सरप्लस। तो उसको क्या करते हैं, मार्केट में सेल कर कर या फिर छोटे फार्मर्स को सेल करके वो लोग ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? देख, मैंने जैसे आपको बताया कि जब हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करने लग गए तो उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी आते हैं, यानी कि उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। सो पढ़ते हैं कि क्या है इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। सबसे पहला है लॉस ऑफ फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब बहुत ज़्यादा अगर फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास हमारी जो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मिट्टी जो उपजाऊ होती है हमारी, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे मिट्टी में तो क्या हो जाएगी, मिट्टी की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। सेकेंड है रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर टेबल। नाउ कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ट्यूबवेल इरिगेशन। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वीट की या जिस भी क्रॉप की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो अगर हम ज़्यादा क्रॉप उगाएंगे तो हमें पानी भी तो ज़्यादा ही डालना पड़ेगा ना अपने खेतों में। तो ज़्यादा पानी डालने का यही रीज़न है कि ट्यूबवेल्स में जो पानी है वो, जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि उसमें रिडक्शन आ रही है। सो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इसमें क्या दिया हुआ है, Farmers in Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out. This we have read. Next paragraph is, how is the land distributed between farmers of Palampur? अब देखते हैं कि लैंड जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है पालमपुर विलेज में। देखिए स्टूडेंट्स, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर विलेज। सबसे पहले लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि पालमपुर विलेज में कितनी जो ज़मीन है वो किस किस फार्मर्स को दी गई है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लैंडलेस फार्मर्स कौन होते हैं। लैंडलेस फार्मर्स वो होते हैं जिन फार्मर्स के पास बिल्कुल भी ज़मीनें नहीं होती। तो ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं पालमपुर में, 150 फैमिलीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस पैराग्राफ को पढ़िए। देन फार्मर्स विद स्मॉल लैंड दैट इज़ लेस देन 2 हेक्टेयर्स। अब ऐसे भी कुछ फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत कम लैंड है, जैसे कि 2 हेक्टेयर यानी कि 2 बीघा ज़मीन। ऐसी भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, कितनी है, 240 फैमिलीज़। 150 फैमिलीज़ हैं जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, और 240 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड है, यानी कि 2 बीघा ज़मीन है। देन मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। अब जो मीडियम यानी कि ठीक घर के फार्मर्स हैं और थोड़े बड़े भी कहलाते हैं, दैट इज़ जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, यानी कि 2 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है। तो 4th नंबर पे आते हैं सम लार्ज फार्मर्स हु हैव मोर देन 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। और ऐसे भी कुछ बहुत बड़े और रिच फार्मर्स हैं जिनके पास कितनी लैंड है, 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा, यानी कि 10 बीघा से भी ज़्यादा लैंड है। तो ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं, बहुत कम फैमिलीज़ हैं स्टूडेंट्स। पहला हमने पढ़ा 150 फैमिलीज़ जिनके पास कोई भी लैंड नहीं है। सेकंड 240 फैमिलीज़ जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। देन हमने पढ़ा कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, और उनसे भी बहुत कुछ थोड़े फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। फाइन। अब हम इसके थ्रू एक एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। गोविंद, देखिए इसमें यहाँ पे पढ़ते हैं हम। You can see the large number of plots scattered around the village in the picture. These are cultivated by small farmers. On the other hand, more than half of the area of the village is covered by plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. A few of the large farmers have large land extending over 10 hectares or more. यही इसमें बात बताई गई है जो अभी हमने पढ़ी है कि कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं और कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास कम ज़मीनें हैं ना। हम अब पढ़ते हैं हम दैट हु विल प्रोवाइड the labor. After land, labor is the next necessary factor. Students, this part we will read in the next part of the video. Till then, stay tuned, like, subscribe and share my channel if you understand. Thank you. Have a nice day.